हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है औरंगजेब के समयकाल से रिलेटेड होने वाला है आज का हमारा टॉपिक। तो आज हम औरंगजेब के पूरे जीवन परिचय और इसके पूरे समयकाल को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने और मुगल साम्राज्य के सभी बादशाहों जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां की पहले से ही वीडियो बना रखी है, और आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को अवश्य देख लें। और मैं उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं औरंगजेब का समयकाल। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा स्टडी 100.1 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं औरंगजेब का समयकाल। औरंगजेब का जो समयकाल था वह 1658 से लेकर 1707 ईस्वी के बीच में था। ठीक, कब से कब तक था? 1658 से लेकर 1707 ईस्वी के बीच में था। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को दोहद गुजरात में हुआ था। तो ये थोड़ी सी डेट है, आप याद कर लीजिएगा तो काफी ठीक रहेगा। तो 3 नवंबर 1618 ईस्वी को दोहद गुजरात में इसका जन्म हुआ था। पिता का क्या नाम था? शाहजहां इसके पिता का नाम था। और माता का क्या नाम था? मुमताज महल ये माता का नाम था। तो औरंगजेब के जो गुरु का नाम था वह कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम इनके गुरु का नाम था। तो हल्का सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को दोहद गुजरात में हुआ था। पिता का नाम शाहजहां, माता का नाम मुमताज महल। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, औरंगजेब के गुरु का नाम कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा मीर मोहम्मद हकीम औरंगजेब के गुरु का नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं औरंगजेब की पत्नियों के बारे में। तो 18 मई 1637 ईस्वी को औरंगजेब का विवाह फारस राजघराने की राजकुमारी दिलराज बानो बेगम उर्फ राबिया उद दौरानी से हुआ था। यह उसकी पहली पत्नी थी। तो पहला विवाह कब हुआ था? 18 मई 1637 ईस्वी को हुआ था। तो औरंगजेब ने कुल 4 शादियां की थी। कितनी शादियां की थी? 4 शादियां की थी। तो पहली पत्नी का क्या नाम था? दिलराज बानो बेगम उर्फ राबिया उद दौरानी। दूसरी बीवी का क्या नाम था? नवाब बाई। क्या नाम था? नवाब बाई। तीसरी बीवी का क्या नाम था? औरंगाबादी महल। ठीक है। और चौथी बीवी का क्या नाम था? उदयपुरी महल। तो ये 4 शादियां उन्होंने की थी। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं औरंगजेब के पुत्र एवं पुत्रियों के बारे में। तो इसमें से 5 पुत्र और 5 पुत्रियां औरंगजेब की थीं। तो पहले औरंगजेब के पुत्रों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कौन कौन से थे? मोहम्मद आजम शाह, दूसरे थे मोहम्मद सुल्तान, तीसरे थे बहादुर शाह प्रथम, चौथे हैं सुल्तान मोहम्मद अकबर, पांचवा है मोहम्मद काम बख्श। ये तो पुत्र थे जो औरंगजेब के। और अब 5 पुत्रियों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जेब उन निशा, दूसरी है जीनत उन निशा, और तीसरी है बद्र उन निशा, और चौथी है जब्त उन निशा, और आखिर में पांचवी है मेहर उन निशा। तो एक इसमें से कॉमन है निशा वर्ड। तो आप याद रखिएगा जहां भी निशा वर्ड आ जाए और पूछ लिया जाए कि मुगल साम्राज्य में यह किसकी पुत्रियां थी, तो जहां भी निशा आ जाए तो याद रखिएगा वह औरंगजेब की पुत्रियां थी। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं औरंगजेब की उपाधियों के बारे में। तो सबसे पहली इसमें से थी बहादुर की उपाधि। तो 15 वर्ष की आयु में एक बार आगरा में कुछ हाथियों ने हमला कर दिया था, जिसमें प्रजा में भगदड़ मच गई थी। तो खुले में क्या था? कुछ हाथियों ने क्या कर दिया था? हमला कर दिया था, जिसमें क्या हो गया था? वहां पर भगदड़ मच गई थी। तो औरंगजेब ने बड़ी बहादुरी के साथ अपने जान को जोखिम में डालकर इन हाथियों से मुकाबला किया था। ठीक है, याद रखिएगा जो बहादुर की उपाधि मिली थी वह इन हाथियों से मुकाबला करने के बाद ही इसको बहादुर की उपाधि मिली थी। तो यह देखकर इसके पिता शाहजहां बहुत खुश हुआ और औरंगजेब को बहादुर की उपाधि दी गई थी। तो आपको समझ आ गया होगा बहादुर की उपाधि कैसे दी गई, क्योंकि इन्होंने हाथी से मुकाबला किया था। अब बात करते हैं अगली उपाधि के बारे में। अगली है आलमगीर उपाधि। इसको विश्व का विजेता कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? विश्व का विजेता कहा जाता है, क्योंकि इसने कई सारे युद्ध जीते थे। फिर है शाही पोशाक में एक दरवेश। ठीक है, क्या है? शाही पोशाक में एक दरवेश एक उपाधि थी। क्या थी? इसका कारण, क्योंकि जो औरंगजेब था उसका क्या था? सादा रहन सहन एवं शराब ना पीने के कारण इसे शाही पोशाक में एक दरवेश कहा गया था। ठीक है।
तो ये इसकी अगली उपाधि हुई। फिर है एक जिंदा पीर वाली उपाधि। तो औरंगजेब इस्लामिक कानून का पूर्ण रूप से पालन करता था, इसलिए इसे जिंदा पीर भी कहा गया। आपको समझ आ गया होगा जिंदा पीर, क्योंकि यह इस्लामिक के सभी कानूनों का पालन करता था, इसलिए इसे जिंदा पीर कहा गया। अब बात कर लेते हैं हाफिज की। तो औरंगजेब को पूरा कुरान कंठस्थ था, यानी याद था, तो इसलिए इसे हाफिज कहा गया। क्या कहा गया? हाफिज कहा गया। अबुल मुजफ्फर मुउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी, ठीक है, तो अपने राज्याभिषेक के अवसर पर इसने यह उपाधि धारण की थी। कब उपाधि धारण की थी? जब इसका राज्याभिषेक हुआ था, तब उसने अबुल मुजफ्फर मुउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। तो ये है औरंगजेब की उपाधियां, ठीक है। अब बात कर लेते हैं औरंगजेब के राज्याभिषेक के बारे में। तो औरंगजेब का राज्याभिषेक है वो 2 बार हुआ था। तो पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो ऑप्शन में जहां भी आपको औरंगजेब मिले तो आप वहां टिक कर सकते हैं। तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक होता है। इसका कारण यह है कि औरंगजेब अपने भाइयों के विरुद्ध उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ रहा था, और सामगढ़ की विजय के उपरांत एवं आगरा पर अधिकार कर लेने के पश्चात औरंगजेब ने 31 जुलाई 1658 को दिल्ली में अपना प्रथम राज्याभिषेक कराया था। तो कहां पर उसने अपना प्रथम राज्याभिषेक कराया था? दिल्ली में। और इसका समय क्या था? 31 जुलाई 1658 ईस्वी को उसने अपना प्रथम राज्याभिषेक कराया था। अब बात कर लेते हैं दूसरे राज्याभिषेक के बारे में। तो उसका विद्रोह उसके भाई दारा शिकोह के साथ आगे चलता रहता है, और अंत में जब वह देवरिया के युद्ध में दारा शिकोह को पराजित कर देता है, तब अंतिम रूप से परास्त होने के बाद 15 जून 1659 ईस्वी को दिल्ली में वह अपना दूसरा राज्याभिषेक कराता है। तो दूसरा राज्याभिषेक कराने का कारण क्या था? क्योंकि उसका जो भाई था दारा शिकोह, वह क्या करता था कि उसके विरुद्ध आ गया था। तो उससे युद्ध लड़ने के बाद, और युद्ध कहाँ लड़ा गया था? देवरिया के युद्ध में लड़ा गया था। तो 15 जून 1659 ईस्वी को उसने अपना दिल्ली में दूसरा राज्याभिषेक कराया था। अब बात कर लेते हैं औरंगजेब की नीतियों से उत्पन्न विद्रोह के बारे में, ठीक है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जाटों का विद्रोह, ठीक है। क्या कौन सा विद्रोह है? जाटों का विद्रोह। तो पहला संगठित विद्रोह कहाँ हुआ था? गोकुल में। कहाँ पर हुआ था? गोकुल में पहला संगठित विद्रोह हुआ था। तो यह औरंगजेब के खिलाफ किया गया पहला संगठित विद्रोह था, जो दिल्ली और आगरा के जाटों ने किया था। तो दिल्ली और आगरा के जाटों के मध्य में कहाँ हुआ था? गोकुल के पास हुआ था। तो किसानों ने, काश्तकारों और मजदूरों वर्ग के लोगों ने यह विद्रोह किया, और इसमें सामंतों का मुख्य हाथ था। किसका मुख्य हाथ था? सामंतों। तो विद्रोह किसने किया था? किसानों ने और काश्तकारों और मजदूरों वर्ग लोगों ने यह विद्रोह शुरू किया था, और उसमें सबसे बड़ा हाथ सामंतों का था। तो यह विद्रोह आर्थिक परिस्थिति को लेकर हुआ था। किसको लेकर हुआ था? यह आर्थिक परिस्थितियों को लेकर यह विद्रोह उत्पन्न हुआ था। तो जाटों का प्रथम संगठित विद्रोह 1669 में गोकुल नामक जाट सरदार के नेतृत्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोकुल नामक जाट सरदार के नेतृत्व में हुआ था। अंततः 1670 में तिलपत के युद्ध में हसन अली खान ने जाटों के विद्रोह को समाप्त कर दिया था। तो कहां पर हुआ था इसका समाप्त? तो 1670 में तिलपत के युद्ध में हसन अली खान के द्वारा जाटों का विद्रोह समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो गोकुल को क्या कर लिया था? बंदी बनाकर मार डाला था। फिर हसन अली खान ने क्या किया था? गोकुल को बंदी बनाकर उसको मार डाला था। अगला है दूसरा संगठित विद्रोह, और दूसरा संगठित विद्रोह किसने किया था? राजा राम ने किया था। तो गोकुल के बाद 1685 में जाटों का दूसरा संगठित विद्रोह राजा राम के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में? राजा राम के नेतृत्व में हुआ। इस विद्रोह में जाटों ने छापामार हमला तथा लूटमार की थी। तो इस विद्रोह में क्या क्या किया उन्होंने? छापामार किया, हमले किए तथा लूटमार की। इससे देखा कि अगर धार्मिक कट्टरता की परिचय औरंगजेब दे रहा है, तो हम भी उसी प्रकार का परिचय देंगे। तो राजा राम ने क्या कहा कि अगर धार्मिक कट्टरता का परिचय कौन दे रहा था? औरंगजेब। तो जाटों ने भी क्या कहा कि वह भी ऐसा ही करेंगे। तो इस तरह इसने औरंगजेब को चिढ़ाने और दुख पहुंचाने के लिए अकबर की कब्र खुदवाई, और अकबर की कब्र में से जो हड्डियां बाहर निकाल कर आई, उसने उसको जला डाला था। क्या कर दिया था? राजा राम ने उसकी, अकबर की हड्डियों को निकालकर जला डाला था। तो यह घटना औरंगजेब को काफी
दुखी कर गई और उसने राजा राम की हत्या करवा दी। राजा राम की हत्या के बाद उसके भतीजे चूड़ामन ने जाटों का नेतृत्व किया। हालांकि औरंगजेब की मृत्यु 1607 में होती है, तब तक छोटे मोटे रूप में विद्रोह में शामिल रहते हैं। ठीक है, तो मृत्यु के बाद भी क्या था कि जाटों का विद्रोह चलता रहता है। तो यह विद्रोह पूरी तरह से कभी दबता नहीं है, लेकिन फिर भी राजा राम की हत्या के बाद जाटों का विद्रोह काफी सीमित हो गया था। यानी जो राजा राम था उसकी मृत्यु के बाद ये थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। तो याद रखिएगा, दूसरा संगठित विद्रोह काफी इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा किया गया था? राजा राम के द्वारा किया गया था। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसने क्या किया था? अकबर की कब्र खुदवा के उसकी हड्डियों को निकाल कर जला दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा दूसरा संगठित विद्रोह। अब आगे चलते हैं सतनामियों के विद्रोह पर। तो सतनामियों का विद्रोह या मुड़िया विद्रोह। अब मुड़िया विद्रोह क्यों कहते हैं, थोड़ा सा इसमें आगे डिस्कस करेंगे। तो यह विद्रोह 1672 ईस्वी में नानरौल व महेंद्रगढ़ हरियाणा, ठीक है, कहाँ हुआ था? नारनौल व महेंद्रगढ़ हरियाणा के आसपास के भूभाग में रहने वाले सतनामियों द्वारा किया गया था, जिन्हें मुड़िया कहा जाता था, क्योंकि वह हमेशा क्या रहते थे? बाल मुंडवा कर रहते थे। इसलिए इसे सतनामियों का विद्रोह या मुड़िया विद्रोह भी कहा जाता है। इन्होंने भी इस्लामिक धार्मिक व्यवस्था के विरोध में विद्रोह किया था, परंतु औरंगजेब इस विद्रोह को बड़ी आसानी से दबा देता है। ठीक है, तो इसमें औरंगजेब को काफी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है, वह आसानी से इस विद्रोह को दबा देता है। अगला है सिख विद्रोह। सिख विद्रोह पूरी तरह से धार्मिक विषय के संबंध में था। ठीक है, किस तरह के संबंध में था? धार्मिक विषय के संबंध में था। इन्होंने भी इस्लामिक धार्मिक व्यवस्था के विरोध में विद्रोह किया था, परंतु औरंगजेब ने इस विद्रोह को बड़ी आसानी से दबा दिया था। क्योंकि सिखों में क्या थी? थोड़ी सी धर्म को लेकर आगे बढ़ने की इच्छा थी, लेकिन औरंगजेब ने क्या किया था? उन्हें सजाए मौत देता था। तो इसलिए उसके विद्रोह को वह आसानी से दबाता चला गया। तो इस समय जो सिखों के गुरु थे वे कौन थे? नौवे गुरु तेग बहादुर थे। और उन्होंने यह प्रयास किया कि अगर हम तेग बहादुर को ही इस्लाम धर्म स्वीकार करवा दें तो सारा सिख संप्रदाय स्वयं ही इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेगा। तो औरंगजेब क्या चाहता था कि तेग बहादुर को ही इस्लाम धर्म स्वीकार करवा दे, तो सारा सिख संप्रदाय स्वयं ही इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेगा। पर ऐसा हुआ नहीं था। तो इस प्रकार उसने सिखों के 9वें गुरु को ही इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बुलवाया, परंतु गुरु तेग बहादुर जी ने इसको अस्वीकार कर दिया और इस विद्रोह के तहत उन्हें पकड़कर दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली में शीशगंज के पास 1675 में गुरु तेग बहादुर के सर को अलग कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया था? उनके सर को काट कर अलग कर दिया गया था। तो सर अलग करने से पहले सिख गुरु तेग बहादुर को 5 दिन गंभीर यातनाएं दी गई और उनके सहयोगियों को भी गंभीर यातनाएं दी गई। फिर उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, क्या कर दी गई थी? उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह आते हैं, जो सिखों के अंतिम गुरु थे। उन्होंने भी औरंगजेब का विद्रोह किया और उसके खिलाफ काफी लड़ाइयां लड़ी। हालांकि इस विद्रोह के क्रम में उनके पुत्र भी उनसे दूर हो गए, यानी उनकी हत्या करवा दी गई थी। जो उनके 2 पुत्र थे उनकी क्या कर दी गई? हत्या करवा दी गई। फिर भी उन्होंने भी औरंगजेब की अधीनता स्वीकार नहीं की। बाद में 1682 में औरंगजेब दक्षिण की तरफ चला जाता है और सिख उत्तर भारत में विद्रोह को जारी रखते हैं और अंत में 1607 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तब बहादुर शाह के समय में सिखों और मुगलों में एक प्रकार का समझौता हो जाता है। क्या क्या हो जाता है? एक सिखों का समझौता हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं राजपूतों के विद्रोह के बारे में। तो राजपूत शासक अकबर के समय से मुगलों के काफी सहयोगी हो गए थे। किसके सहयोगी हो गए थे? मुगलों के सहयोगी हो गए थे। परंतु जब औरंगजेब आता है और उसकी धार्मिक कट्टरता सामने आती है, तब राजपूत भी मुगलों से दूर होने लगते हैं। ठीक है, क्या होने लगते हैं? दूर होने लगते हैं। इसमें मारवाड़ और मेवाड़ जो है वे मुगलों के विद्रोह में उभर कर आते हैं। इसका कारण था कि मुगल इनके धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे थे और औरंगजेब इन पर शासन करने की नीति काफी कठोर अपना रहा था, जिसके कारण मारवाड़ और मेवाड़ ने विद्रोह करना उचित समझा। तो इस विद्रोह के क्रम में दोनों को दबा दिया गया और
दोनों पर विजय स्थापित की गई थी। ठीक है, औरंगजेब ने क्या किया, युद्ध के द्वारा इन दोनों विद्रोह को दबाकर उन पर विजय स्थापित कर ली और मारवाड़ और मेवाड़ को फिर से अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अब बात कर लेते हैं शहजादा अकबर का विद्रोह। तो मारवाड़ के संरक्षण दुर्गादास राठौर एक मेवाड़ के शासक का सहयोग प्राप्त करके अकबर ने 11 जनवरी 1681 ईस्वी को अपने को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया था। क्या कर दिया था अकबर ने, खुद को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया था। तो 1681 में औरंगजेब के विरुद्ध उसके पुत्र अकबर के विद्रोह किया गया और बाद में राजपूत उसका साथ छोड़ देते हैं। इसका यह कारण था कि औरंगजेब ने एक खत लिखवाया और उसने उस खत में यह लिखा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम अकबर, की तुम राजपूतों के साथ मिलकर उनको हमारे खिलाफ भड़का रहे हो और अब हम राजपूतों को बारी बारी से मार रहे हैं। तो इस प्रकार की एक चिट्ठी उसने राजपूतों के खेमे में फैला दी थी। ठीक है, अब राजपूतों को ऐसा लगने लगा कि यह औरंगजेब और अकबर एक ही चाल चल रहे हैं, कि अकबर आकर हमारे साथ मिल गया है और यह अब हमारे ही आदमियों को मरवा रहा है। इस तरह राजपूतों को भी लगा कि अकबर उनका सहयोगी नहीं बल्कि गुप्त रूप से उनका शत्रु है, इसलिए उन्होंने अकबर का साथ छोड़ दिया था। अब अकबर भागकर शिवाजी के पास जाता है, परंतु उस समय शिवाजी नहीं थे क्योंकि उनके पुत्र संभाजी थे। कौन थे, उनके पुत्र संभाजी थे। तो संभाजी ने भी उसको संरक्षण दिया, जिसके कारण औरंगजेब उसका पीछा करते हुए मराठा क्षेत्र तक पहुंचता है और अपने अंतिम वर्ष दक्षिण भारत में ही व्यतीत कर देता है। बाद में अकबर फारस चला गया क्योंकि मराठे भी पराजित होने लगे और फिर फारस के शाह उसको संरक्षण दिया। फारस में किसने संरक्षण दिया, शाह ने उसको संरक्षण दिया और लंबे समय तक वह वहीं रहता है और बाद में अकबर की मृत्यु फारस के क्षेत्र में ही हो जाती है। तो अकबर की मृत्यु कहाँ हो जाती है, फारस के क्षेत्र में हो जाती है। तो ये था औरंगजेब के पुत्र की मृत्यु के बारे में। अब बात कर लेते हैं मराठाओं के विद्रोह के बारे में। तो मराठों का विस्तार शिवाजी के माध्यम से प्रारंभ हुआ था, जो कि दक्षिण भारत के महाराष्ट्र में प्रारंभ होकर पूरे दक्षिण भारत में धीरे धीरे बढ़ने लगा, यानी फैल गया था। तो शिवाजी के प्रयासों को बढ़ते हुए, उनके साम्राज्य को बढ़ते हुए देखकर औरंगजेब प्रारंभ में ही शंकित होता है, परंतु उस समय उसका ध्यान उत्तर भारत में था, तो वह दक्षिण भारत को नहीं देखता है जहां पर शिवाजी अपने प्रयासों को बढ़ाते हुए साम्राज्य का विस्तार करने लगते हैं। लेकिन औरंगजेब का वहां पर कोई ध्यान नहीं था। इसमें राजपूत राजा जयसिंह को शिवाजी के साथ संधि करने के लिए भेजा। किसे भेजा, राजपूत राजा जयसिंह को शिवाजी के साथ संधि करने के लिए भेजा। इसमें पुरंदर की संधि की शर्तें क्या थी, जो ये संधि हुई थी उसे क्या नाम दिया गया था, पुरंदर की संधि का नाम दिया गया था। तो शिवाजी और जयसिंह के बीच जून 1665 में पुरंदर की संधि होती है, जो काफी महत्वपूर्ण है। इस संधि के तहत शिवाजी को अपने किले मुगलों को देने पड़ते हैं और औरंगजेब की एक तरह से प्राथमिकता जीत होती है। ठीक है, क्या होती है, प्राथमिकता की जीत होती है। तो शिवाजी और औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। साथ ही मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी द्वारा मुगलों के जीते गए 35 किलों में से 23 किले पुनः लौटा दिए थे। ठीक है, क्या कर दिया था, 23 किले उसको पुनः लौटा दिए थे। इस संधि के तहत शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी को औरंगजेब के दरबार में भेजा व 5000 मनसब दिया गया। ठीक है, तो जयसिंह शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में चलने के लिए प्रार्थना करता है तथा मुगल सत्ता की रियासत दिलाने के लिए आगरा में आमंत्रित करता है। तो 22 मई 1666 ईस्वी को शिवाजी आगरा के किले के दीवाने आम में उपस्थित हुए, तब उन्हें औरंगजेब ने आगरा में स्थित जयपुर भवन में नजरबंद कर दिया। ठीक है, तो औरंगजेब ने क्या किया था, जब वह शिवाजी आगरा पहुंचे थे तो जयपुर भवन में उन्हें क्या कर दिया गया था, बंदी बना लिया गया था। फिर शिवाजी भागने में असफल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। तो जयसिंह के पुत्र राय सिंह ने आगरा से शिवाजी को निकालने में मदद की थी। तो किसने की थी मदद, जयसिंह के पुत्र राय सिंह ने शिवाजी को वहां से निकालने में मदद की और दक्षिण भारत में जाकर पुनः मुगलों की सेना से लड़ लड़ के कई किलों को उन्होंने जीत लिया था। ठीक है, तो दक्षिण भारत में पहुंचकर उन्होंने अपनी सेना को वापस इकट्ठा किया और वहां मुगलों से युद्ध लड़कर अपने किलों को वापस अपने अधीन कर लिया था। अब बात कर लेते हैं मराठा विद्रोह में। ठीक है, तो शिवाजी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र संभाजी ने मुगलों के संघर्ष जारी रखा, किंतु असावधानी के कारण 1689
में अपनी मंत्री कवि कलश के साथ पकड़ा गया और 1679 ईस्वी में, ठीक है, कब, 1689 ईस्वी में संभाजी का कत्ल कर दिया गया था। किसका कत्ल कर दिया? संभाजी का कत्ल 1689 ईस्वी में कर दिया गया। तो 1690 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, जो काबुल से लेकर चटगांव और कश्मीर से लेकर कावेरी नदी तक फैल गया था। ठीक है, यानी पश्चिम में काबुल से लेकर, जो पश्चिम वाला हिस्सा है कौन सा है? काबुल वाला। और उत्तर में कौन सा हिस्सा है? कश्मीर। और दक्षिण में कावेरी नदी तक यह फैल गए थे। अब बात कर लेते हैं दक्षिण भारत पर विजय में। तो 1682 में औरंगजेब ने दक्षिण भारत में जाने का निर्णय लिया। औरंगजेब की दक्षिण विजय का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना था। तो इसमें दक्षिण विजय में कौन सा अभियान था? बीजापुर का अभियान, जो कि 1685 से 1686 के बीच चला। इस समय बीजापुर का जो सुल्तान था वह सिकंदर आदिल शाह था। तो औरंगजेब ने इससे पराजित करके इसके किले पर अपना अधिकार कर लिया था और इसे 1 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, तो जो सुल्तान था सिकंदर आदिल शाह, उसको 1 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दिया जाती थी और बीजापुर के जितना भी शासन था उसे क्या कर लिया था? अपने अधीन कर लिया था। दूसरा है गोलकुंड का अभियान, और ये कब से कब तक हुआ था? 1686 से 1687 के बीच हुआ था। तो इस समय गोलकुंड का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। औरंगजेब ने इसे बंदी बना लिया और इसे 50,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर इसके राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो इसे कितनी पेंशन दी जाती थी? 50,000 रुपये वार्षिक पेंशन दी जाती थी। इस प्रकार जो दक्षिण भारत के प्रमुख विरोधी थे उन सबको दबाने में औरंगजेब सफल रहा था। परंतु एक कहावत यह है कि दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध हुआ और वह अपने अंतिम 25 वर्ष वहीं फंसा रह गया, उन्हें ही सीमित करता रह गया, उत्तर भारत को ध्यान ही नहीं दे पाया, जिसके कारण जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है मुगलों के पतन का दौर शुरू हो जाता है। तो वह क्या था कि वह दक्षिण भारत में ही अपना ध्यान देने लगता है, उत्तर भारत में जो उसका साम्राज्य था वह उसको थोड़ा उस पर ध्यान कम देता है, जिस कारण वह 25 वर्ष तक दक्षिण भारत में ही रहने लगता है और उसकी मृत्यु भी कहाँ होती है? दक्षिण भारत में ही होती है। अब बात कर लेते हैं औरंगजेब की मृत्यु। तो औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर के पास महाराष्ट्र में हुई थी। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद नामक शहर महाराष्ट्र में, कहाँ पर है औरंगजेब का मकबरा? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में उसका मकबरा है। अब बात कर लेंगे औरंगजेब द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में। जैसे उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है बीवी का मकबरा। तो बीवी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित एक मकबरा है। तो बीवी का मकबरा मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1658 से 1707 ईस्वी में उसकी अपनी पत्नी नाबिया उल दौरानी उर्फ दिलरास बानो बेगम की याद में उसने एक मकबरा बनवाया था। किसकी याद में बनवाया था? नाबिया उल दौरानी की याद में यह मकबरा बनवाया था। बीवी के मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने अंतिम 17वीं शताब्दी में करवाया था। कई इतिहासकारों के अनुसार इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने अपनी मां दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया था। कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं। इसे ताजमहल की घटिया फूहड़ नकल भी कहा जाता है और इसे दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का ताजमहल या द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है और इसे मिनी ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है। अब बात कर लेते हैं मोती मस्जिद की। तो मोती मस्जिद का निर्माण 1659 ईस्वी से 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने करवाया था। तो मोती मस्जिद नई दिल्ली में लाल किले परिसर में स्थित है। इसे सफेद संगमरमर द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, उपयोग आगरा की मोती मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था। याद रखिएगा, 2 मोती मस्जिद हैं, एक आगरा की और एक दिल्ली की। जो दिल्ली की मोती मस्जिद है वह औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई थी और जो आगरा की मोती मस्जिद है उसे शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक औरंगजेब से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी तक हमने सभी मुगल बादशाहों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है और उन सभी मुगल बादशाहों का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए स्टडी 100.1 को।